स्टार्ट करते हैं। रोसाक ट्रेनिंग, ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पे फर्स्ट हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, दैट इज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट। और फिर ग्रेजुअली हम आएंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम आज ही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। सो स्कोरिंग का देखेंगे, अगर आज हम पहुंचते हैं उस वहां तक तो हम करेंगे, एंड देन नेक्स्ट डे आपका क्या कहते हैं हम लोग करेंगे इसका कंप्लीट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, वो कंटिन्यू होगा 3rd डेज में। तो इस तरीके से इसका रहेगा। कंसीडरिंग कि थ्योरेटिकली आपको आता है, वी विल मेनली टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अब जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो रोशाक है, रोशाक जो टेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हम इसको बोलते हैं, है ना। प्रोजेक्टिव टेस्ट है रोसाक, टीईटी आपका, है ना, ड्रॉय पर्सन टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो आपके आते हैं वो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्टिव टेस्टिंग समझने के लिए हमें ये समझना होगा एक बात कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या है, ये चीज हमें जाननी जरूरी है। तो प्रोजेक्शन एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म जिसको आप बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आपका जो है वो रहता है, जिसको हम जो साइकोएनालिटिक जो हमारी थ्योरीज हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरीज हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये बेसिक चीज हमें समझनी होगी। प्रोजेक्शन क्या है कि जो भी आप आसपास देखते हैं, या आप जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके सोचने का जो तरीका है, वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीजें क्या है कि वो आपका ही प्रोजेक्शन है ना। जैसे अब एक इंडिविजुअल है ना। अब ये इंडिविजुअल आपका क्या करता है कि वो चीजों को प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करने का मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन, जैसे मैंने बोला, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, बिकॉज और ज्यादातर जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली काम करती हैं। तो जैसे ये एक इंडिविजुअल है, जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि आकाश में आपने कोई बादल देखा, ठीक है, और आपको लगा, एक पर्टिकुलर फिगर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्री है, या एक ह्यूमन बीइंग है, या एक बहुत बड़ा इंसान है, या एक जो भी आप कहना चाहें, कहना क्या है, बहुत सारी चीजें अलग अलग लोग देख सकते हैं। ठीक, तो अब वो कहां से आता है, इन बादलों में तो कोई फिगर बनी नहीं है या बनाई नहीं गई, आपने चीजों को प्रोजेक्ट किया है, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे प्रोजेक्टर होता है, जैसे, है ना, हम देखते हैं कि जो भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है वो आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो प्रोजेक्ट कर देता है स्क्रीन पे या दीवार पे। तो सिमिलरली जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चीजें हैं जो आपका पहले से रहा है, बचपन से लेके आज तक, जो भी आपने सीखा है, देखा है, समझा है, सुना है, वो स्टोर्ड है आपके, और वो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं काम करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पास्ट की चीजें हैं, है ना, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वॉट एवर यू वांट टू से, है ना, जो भी पास्ट है आपका, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपके सोचने के तरीके को, समझने के तरीके को, दुनिया को देखने के तरीके को। और ये, जैसे हमें पता है कि मोस्टली अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस रहता है, एंड आपके सोचने के तरीके को अफेक्ट करता है। और जो नया इंटरेक्शन आपका आप करते हैं, कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में हो,
चाहे वो किसी इवेंट के बारे में हो कि कुछ वहां पे हो रहा है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं अपने पास्ट नॉलेज के या अपनी एक्सपीरियंस के तौर के बेसिस पे। ठीक, अगर आपने किसी पर्सन को देखा, सपोज ये पर्सन एक्स है, इस और ये आप हैं, आपने इसको देखा और आपने इससे बात नहीं की, इससे मिले नहीं, इसके साथ बैठे नहीं, इसको समझा नहीं, बट आपने बोल दिया कि ये पर्सन जो है बहुत ही क्या लग रहा है, सपोज बहुत ही कनिंग लग रहा है, चालाक लग रहा है ये पर्सन। क्यों बोल दिया? क्योंकि हो सकता है ऐसे ही किसी मिलते जुलते पर्सन या किसी भी वजह से आपको वो पर्सन इस तरह का दिख रहा है। वो है नहीं है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ। और बहुत बार ऐसा होता है व्हेन यू गो टू सम न्यू प्लेसेस, और आपको जो पहले लोग खराब लगते हैं, फिर धीरे 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 करके जब यू स्टार्ट नोइंग देम, देन यू गेट टू नो दैट वो लोग जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं है। ठीक, सो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, और ये अनकॉन्शियसली काम करती है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे साथ बहुत सारी चीजें रिपीटेडली होती हैं, क्योंकि हम रिपीटेडली कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चीजें बार बार होती है। तो ये होता है प्रोजेक्शन। ठीक, अब इस प्रोजेक्शन को हम समझते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि जैसे ये रोसाब का कार्ड है, ठीक है, लेट्स सी ये कार्ड है, इस कार्ड पे ये कुछ फिगर बना हुआ है ना, ये फिगर इस कार्ड पे बना हुआ है, और इस फिगर को हमें हम इसको देख के हमें ये बताना है कि ये क्या हो सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस हम रोसाब में देते हैं एक्चुअली, है ना। तो अब यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है और ये आपका इंडिविजुअल है जिसके ऊपर आप ये रोसाक का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, और जब आप यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आपका साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, है ठीक है। तो अब साइकोलॉजिस्ट ये कर रहा है, रिस्पॉन्सेस नोट कर रहा है, और ये पर्सन को कार्ड दिखाया, इस पे उसने कुछ रिस्पॉन्स दिए, है ना। ये रिस्पॉन्स क्या आ गया? रिस्पॉन्स में आपका आ गया कि यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि उसे ये क्या दिख रहा है या ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ये सिचुएशन होती है तो क्या है कि जो कार्ड हमारा है ये है स्टिमुलस। क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपने उसको दी जिसपे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस पे वो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी रिस्पॉन्स उसका आता है। ठीक, अब ये स्टिमुलस की खासियत क्या है? इस स्टिमुलस की जो क्वालिटी है या खासियत बोल सकते हैं, वो ये है कि ये जो स्टिमुलस है ना, ये स्टिमुलस आपका एम्बिगुअस है ना। एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपको दिखाऊं क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो लेट्स से कि आपको ये दिखाया गया कि ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी है, यहाँ पे इसके कुछ बटन्स हैं, है ना। तो ऐसे बना दिया मैंने, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये टीवी है, और सारे लोग इसको वही देखेंगे क्योंकि कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है। ठीक है, अब क्यों एम्बिग्यूटी नहीं है? बिकॉज क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, आपने देखा है, आप उसको जानते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन वही चीज जब, जैसे मैंने बोला, जब आप कोई क्लाउड को देखते हो, जैसे ये क्लाउड बना हुआ है ना, ये क्लाउड है, इस क्लाउड को आप देखते हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड बना हुआ है, तो अब ये एम्बिगुअस है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है ना। यहाँ पे कोई फीचर ऐसा नहीं है जो किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ में कनेक्टेड हो। तो अब क्या है, देन आपका जो अनकॉन्शियस है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। क्या एक्टिव होना शुरू हो जाता है? अनकॉन्शियस।
है ना, ये अनकॉन्शियस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है कि यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ये किस चीज, क्या चीज हो सकती है। अब क्या चीज हो सकती है का मतलब क्या हुआ, क्या चीज हो सकती है इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके हैं वो काम आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वही चीजें देख सकते हैं, वही लोगों को देख सकते हैं, वही चीजों को देख सकते हैं, वो इंसिडेंसेस देख सकते हैं, वो इवेंट देख सकते हैं, वही इमेजेस देख सकते हैं जो आप, जिसके साथ आपका पास्ट में कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा हो, वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे हो या ना हो, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं किसी चीज को तो आप नहीं देख सकते। सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, अगर हम देखें वो ये कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखाई जाए जो आप पहले जिसको नहीं देखा है आपने कभी अपनी लाइफ में, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, जैसे एलियंस का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो जो टीवी में हम देखा है वैसा अगर एलियन हुआ तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एलियन कैसा होता है हम में से कोई नहीं जानता। हमने टीवी में जो देखा है, जो क्रिएशन किया गया, जो दिखाया गया, वो हम हो सकता है मान लें, है ना, कि वो क्या होता है, उस तरह का होता है। बट कोई जरूरी नहीं है किस तरह। तो जो चीज आपके दिमाग में नहीं है, जिसके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, वो आप नहीं देख पाएंगे। तो ये हमें हेल्प कैसे करता है, ये इसी तरीके से हमें हेल्प करता है, ये एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है। हमारी इम्पल्सेस, हमारा जो अनकॉन्शियस है उसको रिवील करता है। किसको? अनकॉन्शियस को। क्योंकि ये अनकॉन्शियस ही है जो प्रोजेक्ट होता है। अब अनकॉन्शियस ही प्रोजेक्ट क्यों होगा? क्या होता है कि हमारी जो इम्पल्सेस हैं, हमारा जो क्या कहते हैं, नीड्स या इम्पल्सेस, है ना, एनर्जीज जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हम अनकॉन्शियस में भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। क्या है? सोशली अनएक्सेप्टेबल है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग दो चीजें हैं। कौन सी वो दो चीजें हैं? अगर हम देखें, वो दो चीजें क्या हैं? एक तो आपका है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल ड्राइव्स एंड एग्रेसिव ड्राइव, जो एग्रेसिव इम्पल्स है, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इम्पल्स है। क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसको हम सप्रेस कर देते हैं अनकॉन्शियस में। बट ये अनकॉन्शियस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है इन नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो, और एज वेल एज इन जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, या जहाँ पे आपका कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो दोनों ही जगहों पे करता है ना। तो ये चीज आती है आपका, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अभी हम इतना क्लियर जरूर है, हो गए हैं कि जो हमारा, कह सकते हैं, जो अनकॉन्शियस है वो प्रोजेक्ट क्यों होता है और कैसे होता है, ये टेस्ट हमारा कैसे काम करता है। अब एक चीज और जो इसी के फर्दर हम समझ सकते हैं, वो ये कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। जैसे मैंने आपको बताया एक चीज कि ये आपका कार्ड है, दैट इज, अभी कार्ड में जब दिखाऊंगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ये आपका कार्ड है, कार्ड पे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जिसके ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हैं, और ये आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। तो ये आपका स्टिमुलस हो गया, ये हो गया रिस्पॉन्स, ये आपका सब्जेक्ट या क्लाइंट, जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम पूरी तरीके से समझें इसको, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी। ये स्टिमुलस आपने दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए पर्सन को कि आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है।
अब उस पर्सन ने अपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो वो इस सबसे पहली चीज क्या करेगा, करना है उसको आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, समझना है कि आप उससे क्या चाहते हैं, नंबर वन। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई कि इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट थिंग इज कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, वो उसको समझना पड़ेगा, कंप्रहेंड करना पड़ेगा। जब वो उसके बाद उसको ये स्टिमुलस है हमारा, इसको क्या करना पड़ेगा, अटेंड। अटेंड का मतलब क्या हो गया, आप अटेंशन देना पड़ेगा इसको। तो क्या वो अटेंशन दे पा रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तीसरा चीज, अटेंड करने के बाद अटेंशन, तो कहने का मतलब है अटेंशन, उसके बाद परसेप्शन, भाई परसीव करेगा। परसेप्शन का मतलब क्या होगा कि जो चीज वो देख रहा है उसको प्रॉपर तरीके से वो समझ सके कि क्या चीज है, ये क्या है, उसको कर रहा है, समझ रहा है, तो अटेंशन दे रहा है, उसको परसीव करेगा। परसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि ये एम्बिगुअस है, कैसा है, एम्बिगुअस ऑब्जेक्ट फिगर है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसको जो यहां से ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जनरेट कर सकता है। कि सपोज कोई कह सकता है कि ये एक पर्सन है कार्ड में देख के, या ये एक बैट है, या ये एक बियर हो सकता है, या टाइगर हो सकता है, या एनीथिंग। तो ये दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उस पे बेस यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक पॉसिबिलिटीज को देखेगा कि क्या हो सकता है, किस चीज से जो वो देख रहा है एम्बिगुअस फिगर, उससे उसमें क्या चीज हो सकती है, और जो सबसे बेस्ट फिट होगा, जो उसको लगेगा ये बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज्यादा इससे मैच करता हुआ है, उसका वो उसको उस पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, बोलेगा। सपोज उसको सबसे ज्यादा लग रहा है कि ये बेयर हो सकता है, तो उसने रिस्पॉन्स में आपको बेयर वो बोलेगा, तो ये आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, आपने अटेंड किया, इंफॉर्मेशन परसीव करने की कोशिश की, और साथ साथ में क्या हो गया, फोर्थ थिंग, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर, और ये विद इन सेकेंड में होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। क्या किया, आपको बेस्ट फिट रिस्पॉन्स बताना है कि क्या सबसे बेहतर मैच कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फर्दर जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या इन्वॉल्व होगी, जैसे मैंने बोला कि कंप्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग जो इंस्ट्रक्शंस की है, अटेंशन, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि चार ऑप्शंस हैं, एंड डिसीजन मेकिंग्स, चार ऑप्शन है ना, और उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है ना। तो वो आ जाएगा, वो हमें चूज करना पड़ेगा जिससे हम इसको समझ सकें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, और उस डिसीजन मेकिंग के बाद आपका ये रिस्पॉन्स निकल के आता है ना। अब रोसाक में एक और भी चीज है कि आप, ये तो कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे असेस होती है वो चीज हो गई। अब आता है कि आप कोई भी कंटेंट जो उसके अंदर बताते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने कार्ड को देखा, जो भी कार्ड पे फिगर बनी हुई है, ये आप हैं या जो आपका क्लाइंट है, और ये आपने उस पे किया और उसने रिस्पॉन्स दिया। तो रिस्पॉन्स में जैसे मैंने बोला क्या चीज फिट बैठ रही है, कितना फिट बैठ रही है, वो चीज होता है। तो रिस्पॉन्स में अब उसने अगर मुझे बताया कि इसमें दो लोग हैं जो जो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सपोज ये बोला उसने। ठीक है, दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, या किसी ने एक रिस्पॉन्स दिया कि दो लोग हैं जो डांस कर रहे हैं एक
रिदम में। ठीक है, तो अब देखो इसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो बाकी जो उसने देखा उसकी एनालिसिस तो हम करेंगे। अब कंटेंट, दोनों में ही दोनों दोनों रिस्पॉन्सेज में क्या देखा गया है कि दो लोग हैं, है ना, दोनों में देखे गए, लेकिन वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो कंटेंट एनालिसिस का मैटर हो जाता है। क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। तो अब अगर दो लोग लड़ रहे हैं वो देख रहा है, और दो लोग डांस कर रहे हैं वो देख रहा है, तो दोनों में क्वालिटेटिवली काफी डिफरेंस है। उसको हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट वही हो रहा है जो उसके दिमाग में है, उसके अलावा वो नहीं देख सकता। कुछ ही लिमिटेशन है हम ह्यूमन बीइंग्स की, जो हमें पता है वही हम बता सकते हैं, जो हमें नहीं पता है वो हम नहीं बता सकते, हम नहीं देख सकते। तो इस चीज को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला जाता है। तो ये कंटेंट की एनालिसिस होती है कि उसने क्या देखा है, किस तरह का इंटरेक्शंस हैं उसमें, क्या कंटेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। राइट, तो ये समझना हमें जरूरी है। तो जब ये तो कहने का मतलब है कि आपकी कई सारी चीजें यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रही हैं, और कई सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो आप समझ सकते हैं। अब देखो, ये आपको किसी की, इसको हम, ये साइको डायग्नोस्टिक के तौर पे यूज होता है ना, और पर्सनालिटी असेसमेंट के तौर पे यूज होता है। पर्सनालिटी असेसमेंट भी हम उसके थ्रू करते हैं, है ना। तो साइको डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, कोई डायग्नोसिस करने के लिए। पर्सनालिटी का मतलब है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है ये आपको पता है। तो अब साइको डायग्नोस्टिक में कैसे यूज होगा, कि साइको डायग्नोस्टिक में यूज क्यों होता है और कैसे होता है, ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब ये कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं ये, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में आपका मूड सेट रहता है, आपकी सारी प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं, आप स्लो काम करना शुरू कर देते हैं, धीमे धीमे कोई काम करते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जब ये डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं, है ना, तो क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स देने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम ले रहा है डिसीजन लेने में कि ये क्या हो सकता है। वो जो रिस्पॉन्स देगा वो छोटे छोटे रिस्पॉन्स देख सकता है। यूजुअली लोग 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस बताते हैं तो वो एक में काम चलाएगा, है ना, और कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसी तरह से एंजाइटी का पेशेंट होगा, तो क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है, हड़बड़ी में रहता है, जल्दी जल्दी में रिस्पॉन्स देगा, प्रॉपर तरीके से कार्ड को एनालाइज नहीं कर पाएगा, अटेंड नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत आएगी इंफॉर्मेशन को अटेंड करने में। तो ये जो हमारे फीचर्स होते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के, है ना, उन डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो हम जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको हम वो कर सकते हैं, जहां पे हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। क्या वो डिप्रेशन इंडिकेट करते हैं, क्या वो सिजोफ्रेनिया इंडिकेट करते हैं, या
वो कोई और डिसऑर्डर इंडिकेट करते हैं। तो ये हमें क्या कहते हैं पता लगता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। हम्म आगे क्या करना है हमें? आगे हम थोड़ा सा और समझेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही, एंड देन विल कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक एक हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एंड देन हम आगे चीजों को करेंगे। तो क्या है, रोसाक टिपिकली मेड मेड हिज इंक ब्लॉट ऑन टीसी पेपर। तो रोसाक एक साइकियाट्रिस्ट थे, है ना, क्या थे, साइकियाट्रिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, टीसी पेपर्स पे बनाया, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम वर donated to the Rosak Archive and Museum in 1988 and 1999 by his son and daughter, है ना, उन लोगों ने दे दिया इसको। तो रोसाक रिसर्च फाउंडेशन, प्रॉपरली नोन एज रोसाक वर्कशॉप, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968। 1968 में क्या, तो इस बेसिक हिस्ट्री है ना। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। Beck was first person to complete his PhD work on the Rosak in 1932 में। रोसाक के ऊपर बेक ने वो किया, क्या कहते हैं, रिसर्च किया। Levy persuaded, encouraged and provided him a copy of the Rosak figures and monograph and also supervised his research work। तो लेवी ने उनके रिसर्च वर्क को क्या कहते हैं सुपरवाइज किया। रोसाक जो है 4 नवंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था, है ना। रोसाक को क्लेक्स के नाम से स्विट्जरलैंड में थे, तो स्विस लैंग्वेज में इन्होंने क्लेक्स का नाम दिया गया, बचपन में दे दिया था लोगों ने, क्योंकि ये क्या करते थे, ये इंक ब्लॉट बनाते रहते थे। ठीक है, एंड ही वाज डेस्टाइन्ड टू वर्क ऑन इंक ब्लॉट लेटर, और बाद में उन्होंने इंक ब्लॉट के ऊपर ही काम किया। Rosak visited Russia and fell in love with the country and its people. In 1910, married to a Russian girl. And then in 1911, Rosak started working on inkblot पे काम करना शुरू किया। In 1912, Rosak received a MD psychiatry under the supervision of Eugene Blaver, जिन्होंने क्या कहते हैं साइकेट्री में काफी काम किया, और वर्ड सिजोफ्रेनिया इन्होंने ही दिया था। ठीक है, द टाइटल ऑफ हिज डॉक्टरल थीसिस वाज ऑन रिफ्लेक्स एंड हेलुसिनेशंस। ये इनका क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं इनका रिसर्च वर्क था। इन 1912 he published paper on reflex hallucination and symbolism, a psychoanalytic framework based on the doctoral research। अपने डॉक्टरल रिसर्च पे बेस्ड इन्होंने इसको पेपर लिखा। और 1912 to 1914 में ही पब्लिश मेनी पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स इन्होंने लिखे। इनकी एनालिटिकल रिमार्क्स ऑन पेंटिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स वर ऑन इम्पोर्टेंट वन। सिजोफ्रेनिक की जो पेंटिंग्स थी उस पे बहुत एनालिटिकल रिमार्क्स दिए इन्होंने कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या है, एनालाइज किया, कहने का मतलब। एंड रोसाक में बी क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू थेरेपी, द पेट थेरेपी। इनको बोला जा सकता है कि इन्होंने पेट थेरेपी को किया। He was bringing his pet monkey to the mental hospital to observe and to study his patients while they were being entertained by the monkey। तो monkey को लेके जाते थे। His classic work on inkblot test is psychodiagnostic, was published in 1921 and the test became available for use। तो psychodiagnostic टेस्ट जो है इन्होंने इंक ब्लॉट टेस्ट यूज किया, बनाया, है ना। तो एंड देन उसके बाद में क्या है, ऑन 2 अप्रैल 1992 एट द एज ऑफ 37 रोसाक डाइड, और ये बहुत ही जल्दी, लाइक इन द एज ऑफ 37 ही डाइड आल्सो। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रोफेसर अस्थाना थे, जिन्होंने सबसे पहला वर्क किया रोसाक के ऊपर, रिसर्च किया। एंड और एंड देन उसके बाद पी कुमार, जी प्रभु मुखर्जी, राय चौधरी, बी एल दुबे ने कई सारे रिसर्च कंडक्ट किए, है ना, ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन। मैंने रोसाक के ऊपर रिसर्च किया उन्होंने। टिल डेट ओनली 3 बुक्स आर पब्लिश। आज की
देखो यहाँ पे 2-3 बुक्स जो है वो क्या कहते हैं छपी है इसके ऊपर, इंडिया के अंदर 3-4 बुक्स जो लिखी गई हैं। एंड अब क्या था, क्योंकि रोसाक की डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी, तो उन्होंने एक छोटा सा मैनुअल बनाया इंटरप्रिटेशन का कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बट आप ये कह सकते हो कि जो रोसाक का जो टेस्ट है, यानी जो 10 कार्ड्स हैं, जो बहुत सारे कार्ड्स में से सेलेक्ट करके बनाए, उसको इंटरप्रेट करने के डिफरेंट तरीके जो है वो लोगों ने दिए इंटरप्रेट करने के। उनमें से कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे बेक मेथड, क्लॉफर मेथड, है ना, हर्ट्स मेथड, पिट्रोवस की मेथड है, रेपो एंड सेफर्ड, एक्सनर। उसी तरीके से एक मेथड होता है लर्नर, है ना। तो वो इस तरह के और भी मेथड्स हैं, कहने का मतलब है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, और यहाँ पे हम सारे मेथड्स तो नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्लॉफर मेथड करेंगे आगे चल के। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स इन्होंने बनाए, और इंडिया में जो ट्रेनिंग है रोसाक का थ्रू वर्कशॉप्स और वो तो रहता है, प्लस जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो जितने भी एमफिल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे यूजली लोग सीखते हैं। वैसे तो एमए और बीए में भी इंट्रोडक्टरी बताया जाता है, बट दैट इज नॉट ए प्रॉपर ट्रेनिंग। जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो आप ये मान के चलते हैं कि एमफिल के दौरान आप सीखते हैं ये टेस्ट, या फिर किसी वर्कशॉप्स के थ्रू। तो निमहांस सीआईबीए में इंस्टीट्यूशन है, आज की डेट में करीब 40 to 45 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एमफिल रन होता है। एंड तो वहां आप सीख सकते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ड्यूरिंग योर एमफिल। ये रांची रिनपास है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फॉल। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये लिस्ट आपको आरसीआई की साइट पे मिल जाएगी जहां जहां से एमफिल ट्रेनिंग होती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा टेस्ट का। एंड अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, क्या होता है, और उसको कैसे हम कंडक्ट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं आगे के कुछ टाइम में। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे करते हैं, है ना। सबसे पहले तो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, है ना, तभी आप इसको करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, और आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, मतलब कार्ड्स होना चाहिए, पेंसिल, पेपर और रिस्पॉन्स सीट, सारी चीजें। और आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की लैंग्वेज में देना जरूरी हो जाता है। तो अगर ये सारे अरेंजमेंट आपको पहले, और ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर आपका होना चाहिए जहां पे क्या कहते हैं कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो एग्जामिनिंग दिस एटमॉस्फेयर की जो हम बात करते हैं, तो क्या है, सब्जेक्ट मेड टू फील एट ईज, एट द सेम टाइम ही मस्ट मेड टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन टास्क आर रिक्वायर्ड ऑफ हिम। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आपके पास आया और इमीडिएटली आप टेस्ट लेके बैठ गए। उसको कंफर्टेबल, उससे आप बात करोगे, कंफर्टेबल होगा आपके साथ में, है ना। एंड उसको आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या काम, क्या चीज है जो उसको करनी है। तो ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर उसको यही नहीं पता है कि उससे रिक्वायर्ड क्या है, क्या उसको करना है या क्या नहीं करना है, तो क्या होगा। अब उसको जब पता नहीं है तो क्या करेगा, तो उसकी लैंग्वेज में जब वो कंफर्टेबल होता है, सारी चीजें हमें बताना पड़ेगा उसे कि भाई आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। तो कंफर्टेबल बनाना उसको, एक तो एनवायरमेंट कंफर्टेबल हो, आप जिसको हम रैपो बोलते हैं, तो प्रॉपर रैपो होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो टेस्ट करना मुश्किल काम होगा। सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड एग्जामिनर,
and the test equipment, it is advisable to sit next to but slightly behind the subject so that he or she and the client both can see the card properly. But the sitting position, which is more comfortable for both, is permissible. Usually क्या होता है कि आप जैसे ये चेयर है ना, यहाँ पे आपका क्लाइंट बैठा हुआ है ना, और इसके थोड़ा सा पीछे आप बैठे हुए हैं, तो आइडियल तो ये है, उसको उसको कार्ड आप दे रहे हैं क्योंकि जब वो कार्ड देख रहा है पीछे से आप भी बैठ के देख सकते हैं। बट यूजली ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्लाइंट के लिए बेटर नहीं होगा, या वो कंफर्टेबल फील कर सकता है। तो बेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकल सिटिंग में, वो ये है कि सिंपल सा टेबल है, नॉर्मल टेबल जिसे हम बोल सकते हैं, टेबल है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जिसपे सामान ना आए आपका, और बहुत बड़ा भी नहीं कि आपके और क्लाइंट के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, एक साइड में आपके कार्ड्स रखे हुए हैं या साइड की टेबल में आपके रखे हैं, आप कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे कंफर्टेबल जो क्लिनिकल सेटिंग में जो हमारा सेटअप होता है, वही सेटअप सबसे बेटर सेटअप आप कह सकते हैं कि माना जा सकता है कि हमें उसी तरीके से बैठ के हम कर सकते हैं, जो बहुत ही एक्सेप्टेबल इन मोस्ट ऑफ द कल्चर और बेटर रहता है। ठीक, देन मटेरियल इसेंशियल, क्या मटेरियल आपको चाहिए? मटेरियल रोसा कार्ड्स आपको चाहिए, अरेंज इन ऑर्डर फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल, 10 कार्ड्स, यानी आपने एक पाइल बना लिया 10 कार्ड्स का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही रखे हुए हैं, सबसे ऊपर आपने फर्स्ट कार्ड रख लिया, उसके नीचे आपने सेकेंड, उसके नीचे थर्ड, और उल्टा रखना है। कार्ड दिखाने से पहले उसको नहीं दिखना चाहिए कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं कार्ड तभी उसको दिखे, उससे पहले आपको वो कार्ड वो ना देखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक कार्ड आपने दिया, रिस्पॉन्स नोट किया, फिर उस कार्ड को दूसरी साइड में रख दिया। तो इससे क्या होगा कि अरेंजमेंट प्रॉपर रहेगा और आपने रिस्पॉन्स नोट करते गए साथ साथ में। लोकेशन चार्ट, लोकेशन चार्ट क्या होता है कि आपके पास एक पेपर के ऊपर A4 शीट की तरह पेपर होता है, और जिसपे ये कार्ड्स के 10 जो कार्ड हैं उनकी फिगर्स बनी होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बना होता है, और आपको उस पे मार्क करना पड़ता है कि आपके क्लाइंट ने, सपोज ये कार्ड 1 है ना, इस पे बना हुआ है, तो कार्ड 1 सेम पिक्चर यहाँ पे लोकेशन चार्ट पे बनी हुई होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस सपोज इस हिस्से में उसने कुछ देखा, तो अब इतने हिस्से में देखा तो आपको कार्ड में उसी हिस्से को आप मार्क कर देंगे डिफरेंट कलर की पेंसिल या जैसे भी आप पेंसिल से या पेन से मार्क कर देंगे, और नोट डाउन भी कर सकते हैं वहां, यहाँ पे उसने ये चीज देखी। तो इसी को हम लोकेशन चार्ट बोलते हैं, क्योंकि किस लोकेशन पे उसने रिस्पॉन्स दिया है वो हमें याद रहे जब हम उसकी एनालिसिस करें। तो ये जानना, ये ऐसा करने से ये हमेशा बेहतर तरीके से हम याद रख सकते हैं, और जो हमें स्कोरिंग में हेल्प करेगा। तो इसी को हम लोकेशन चार्ट बोलते हैं। आगे जब हम करेंगे तो वो दिखाऊंगा भी मैं और आपको समझाऊंगा भी कैसे करते हैं। रूल्ड पेपर फॉर रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स, पेन और पेंसिल। तो आपके पास पेपर होना चाहिए रूल्ड पेपर, जहां पे आप रूल से लिख सकते हैं नंबर्स, कौन सा रिस्पॉन्स है क्या है। ये भी मैं आगे चल के आपको बनवाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे हम नोट डाउन करते हैं रिस्पॉन्सेस को। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें समझना है कि हमारे पास पेपर, रूल्ड पेपर होना चाहिए, और वो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट आवर्स में बताऊंगा। ठीक है, ए वॉच और क्लॉक, टाइम नोट करने के लिए कि कितने टाइम में उसने किस कार्ड पे कितना टाइम लिया और कितने टाइम में रिस्पॉन्ड किया, ये जानना भी जरूरी होता है। तो वो उसके लिए हमारे पास वॉच और क्लॉक होनी चाहिए। एंड मेनी टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या, हम लोग यूज करते हैं इसमें आप कह सकते हैं हम लोग
हाँ, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। सो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे लगा लो। किस पे लगा लो? फ्लाइट मोड पे। नहीं तो आपका फोन आया और वो गड़बड़, टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज, इफ यू आर यूजिंग योर फोन, यूज इन फ्लाइट मोड सो दैट कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देन आते हैं हम इंस्ट्रक्शंस पे, कि इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शंस क्या देने चाहिए। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी फैक्टर है। ठीक, तो अब इंस्ट्रक्शंस क्या देने। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो अब क्या है, किस इंस्ट्रक्शंस में अगर हम देखें, इंस्ट्रक्शंस में क्या है, जो सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है कि हम ये देखते हैं कि हम ये बोलेंगे कि हम आपको कुछ कार्ड दिखा रहे हैं, और आपको उन कार्ड्स को देखना है और ये बताना है ना, ये बताना है आपको कि ये क्या हो सकता है ना। कि हम आपको एक कार्ड दिखाएंगे और इस कार्ड के ऊपर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, आपको देखकर बताना है ये क्या हो सकते हैं, या वाइट व्हाट माइट दिस बी। यानी इंग्लिश में अगर हम बस वो देते हैं, बट यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, बट द इंस्ट्रक्शंस रिमेन सिमिलर। ठीक, एक तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इसीलिए कहते हैं कि नो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। और टेस्ट के बारे में अगर कुछ हुआ तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन नहीं है कि आपको यही बताना है, यही बोलना है, यही कहना है। इट इज नॉट लाइक दैट। बट जो जो आपको बताना है वो इतना जो एक इंस्ट्रक्शन है, ये मस्ट। ठीक, तो डिपेंडेंट ऑन द एज, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब उसको कैसे समझाना है। अच्छा, जैसे कोई पर्सन है, आप उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना है कि हम आपको कुछ फिगर्स दिखाएंगे जिसको देख के आपको बताना है क्या हो सकता है। तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड, है ना, किस तरह का बैकग्राउंड है, क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या होता है, वो सारी चीजें उसकी लैंग्वेज में हम किस तरह से इस चीज को रखेंगे, तो वो समझते हुए हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आप किस तरीके से उसको हम समझाएं ये बात, कि वो रिस्पॉन्स दे सके। सिर्फ इतना सा रिक्वायरमेंट होती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब occasionally it is required to explain how card was originally produced। कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं आपसे कि क्या है, कैसे आया, क्यों हुआ, है ना, आपने कैसे, मतलब ये ये कार्ड कैसे बनाए गए। तो अगर पूछते हैं तो आप बता सकते हो। तो आइडियल रिस्पॉन्स जो रहता है, वो आइडियल रिस्पॉन्स ये होता है कि क्या कहते हैं, जैसे किसी पेपर के ऊपर हम इंक गिरा देते हैं, उसको फोल्ड कर दें और कुछ पिक्चर्स भी बन जाती है, कुछ उसी तरीके से इसमें बनाया गया है। अगर वो पूछता है कि ये टेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, जिससे आपकी जो समस्या है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, और उसको हम हेल्प कर सके आपको उसको रिजॉल्व करने में। सो ये आइडियल रिस्पॉन्स यूजुअली हम लोग रहता है जहाँ पे हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आप करते हैं। देन अगर वो पूछते हैं कि
कि भाई ये मैं जो देख रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मैं सही देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैं गड़बड़ देख रहा हूँ ज्यादा। तो आप क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि people see all sorts of things in these ink plot pictures. Now tell me what you see, what it might be for you, what it makes you think of. तो जैसे पूछा कि और लोग क्या देखते हैं पूछता है, तो आप बोल सकते हो आपको कोई हिंट नहीं दी, बिकॉज ये प्रोजेक्शन है। अगर मैंने आपको हिंट दे दिया कि भाई इसमें लोग ये चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब क्या, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके माइंड को। आपको देखना, आप देखना कुछ और चाह रहे थे या देखते, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया समथिंग। तो वो नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बोलना है। कोई पूछता भी है कि और लोग क्या देखते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस पर, इन कार्ड्स पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपको जो दिखता है वो आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, आपको नहीं बोलना है कि ये इसमें लोग इंसान भी देखते हैं, इवेंट्स भी देखते हैं, बैड भी देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। अगर ऐसा आपने बोला तो प्रॉब्लम होगी। मतलब आपने एक कंटेंट इंट्रोड्यूस कर दिया एक पर्सन को, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी पर्सन जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कर रहे हैं कितने रिस्पॉन्स दे सकता है। तो हाउ मेनी आंसर, दैट इंटायरली अप टू यू। अगर कोई पूछता है कि भाई कितना बताएं, इसमें एक बताना है, दो बताने हैं, तीन बताने हैं, तब उसको बोलोगे जितने आपके दिमाग में। प्रोजेक्टिव टेस्ट में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है ना। तो आप उसको उनको बोल सकते हैं कि ये आपकी इच्छा है, आप जो भी रिस्पॉन्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, एक से ज्यादा देना चाहते हैं एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। देन पीपल हैंडल द कार्ड्स इन डिफरेंट वे, यू मे डू वॉट एवर यू लाइक। देन वो पूछ सकता है, आपने कार्ड दिया, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो कार्ड, जैसे ये फर्स्ट कार्ड है, तो ये सीधा कार्ड आपने उसको पकड़ाया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं इसको घुमा के देख सकता हूँ, क्या उल्टा करके देख सकता हूँ, ऐसा कुछ अगर पूछा है तो आप बोल सकते हैं कि ये आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्या है, हम कोई हिंट नहीं दे रहे हैं आप सीधा देखो या उल्टा देखो, ये इंटायरली पर्सन के ऊपर है। देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। अगर कोई पूछता है कि क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, तो वी कैन से देर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, है ना। आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक। तो इफ द सब्जेक्ट गिव्स ओनली वन रिस्पॉन्स टू द कार्ड वन, then it is advisable to stay at that point, and some people see more than one things in the card. If you do, just tell me. तो अगर वो पूछता है, सॉरी, अगर वो पता चला पहले कार्ड आपने दिया और पहले कार्ड पे उसने बोल एक ही रिस्पांस दिया, तो आप उसको ये बोल भी सकते हो कि यूजुअली लोग कार्ड पर एक से ज्यादा रिस्पांस भी देखते हैं, है ना। नहीं, यूजुअली तो नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ लोग कार्ड्स पे एक से ज्यादा रिस्पांस भी देखते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें दिख रही हैं तो वो भी आप बता सकते हो, लेकिन वो आपका कार्ड वन देने के बाद में होगा। अगर कार्ड वन के ऊपर सिर्फ एक ही रिस्पांस दिया है उसने, देन आप उसको बोलेंगे ये बात, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर वन रिस्पांस दे रहा है तो फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, देन कंटिन्यू विद द टेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो है बहुत एंग्जियस होता है, या समटाइम दे आर पैरानोइड, बहुत एंजाइटी हो रही है या उनको शक हो रहा है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से वो लोग रिस्पांस देने से कतराते हैं या नहीं देते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना, या उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स टेस्ट ठीक नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है। तो क्या करेंगे, if refuse an explanation they are likely to develop unfavorable attitude। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये टेस्ट क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये बताना जरूरी होता है, उनका राइट भी है जानना। तो in such cases it seems advisable to explain that these 10 cards were selected from the thousands of trials, ना बहुत सारे ट्रायल्स के थ्रू, जिनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए, है ना। हाँ, जिससे कि हम ये समझ सकें कि लोग
इस कार्ड को किस तरीके से देखते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और इससे हमें हेल्प मिलती है लोगों को की पर्सनालिटी को, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तो उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड करने की। तो हम ये क्लॉफर मेथड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो द एग्जामिनेशन मेथड पीरियड क्या होता है, तो ये हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब एग्जामिनेशन पीरियड क्या है, जब आप अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो सम कार्ड्स इवोक एंजाइटी इन द सब्जेक्ट, सो इन दिस सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इंक्वायरी आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कार्ड। तो हमारे पास कितने होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हमने एक कार्ड दिया, तो ये रिस्पॉन्स हमने कैसे लेना है वो मैंने बताया आपको कि रिस्पॉन्स के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस क्या देने, तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएंगे। अब उन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जैसे उसने कुछ बताया, अब उसकी प्रॉपर स्कोरिंग करने के लिए आपको इंक्वायरी भी करनी पड़ती है कि उसने क्या देखा है, कहाँ देखा है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, तभी आप प्रॉपर तरीके से स्कोरिंग कर पाएंगे इन 10 कार्ड्स की, ठीक है। तो कार्ड देखने के बाद में कार्ड पे जो भी पिक्चर बना है, रिस्पॉन्स उसने दिया है, रिस्पॉन्स के बाद हम उसकी इंक्वायरी भी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन पीरियड, ठीक है। अब इंक्वायरी में कौन सी चीज देखिए, कहां पे देखिए, क्या देखा, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हम अपने क्लाइंट से लेते हैं। तो कुछ कुछ जो सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने बहुत सारे सिस्टम्स के नाम लिए, एक्सेनर, क्लॉफर, बेक, लर्नर, है ना, तो रैपापोर्ट, सो बहुत सारे लिए नाम, तो ये डिफरेंट तरीके हैं। तो लेकिन इस सिस्टम में हम जो इंक्वायरी करते हैं, सारे 10 के 10 कार्ड के रिस्पॉन्स हम ले लेते हैं। जब रिस्पॉन्स आ जाते हैं उसके बाद में 1 बाई 1, है ना, 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, एक एक कार्ड की इंक्वायरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, और कुछ सिस्टम्स में क्या होता है कि इमीडिएटली आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने इंक्वायरी कर ली। इसमें क्यों नहीं करते, क्योंकि एक जो हमारा क्लाइंट है उसका एक थॉट प्रोसेस है ना, क्या है, उसका एक थॉट प्रोसेस है, और उस कार्ड बाय कार्ड वो उसको बताता जा रहा है। तो अगर हम बीच में इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि उसका थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हम इंक्वायरी जो है सबसे आखिर में करते हैं, साढ़े 10 कार्ड करने के बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसी को हम एग्जामिनेशन पीरियड बोलते हैं, यानी इंक्वायरी पीरियड। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 फेजेस ऑफ इंक्वायरी है। पहला तो परफॉर्मेंस प्रॉपर, जहां पे रिस्पॉन्स आता है। दूसरा हम इंक्वायरी करते हैं। तीसरा हम फॉलो अप करते हैं, एनालॉजी की भाई कब, कहाँ पे, कैसे देखा और किस सीक्वेंस में देखा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फिर अगर उसने कोई चीज नहीं देखी है तब उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आगे चल के हम करेंगे। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्टरी, और आप ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। तो आपके पास 10 कार्ड्स होंगे, आपके पास उसको नोट करने के लिए रिस्पॉन्स शीट होगी, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि व्हाट माइट दिस बी, ये क्या हो सकता है, ठीक है। एंड देन व्हाट एवर यू गेट वो आप नोट डाउन करेंगे, इसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। और फिर उन रिस्पॉन्सेस की हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद में हम उनकी स्कोरिंग करेंगे, और स्कोरिंग करने के बाद में हम उनकी एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस के बाद में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। तो दैट वाज, यू कैन से, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों का है कोई अभी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन आफ्टर दैट विल टेक you can say break, and then we'll start again with the part that we call performance proper या response। तो कैसे करते हैं, कैसे हम क्या क्या नोट डाउन करते हैं, वो हम बात करेंगे। सो यहाँ तक हम लोगों का जो है, ये मैं
पब्लिकली भी ऑन यूट्यूब लाइव था ये सेशन इतना यहाँ तक। आगे का सेशन सिर्फ जो हमारे रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनके लिए है, आप लोगों के लिए है। तो बाकी जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा था तो उनका जो यूट्यूब का तो वो अवेलेबल रहेगा ये इतना पार्ट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट फर्दर भी। तो ये कोई भी देख सकता है, देन फर्दर इफ दे वांट दे कैन जॉइन। ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। सो नाउ आई विल टेक क्वेश्चन एंड उसमें अनीसा यू हैव रेज योर हैंड, तो आप बताएं। Very good evening, sir. हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलो बेटा। Am I audible? हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। राइट सर। सर मुझे सिर्फ लोकेशन से थोड़ा सा क्वेश्चन होता था। सो बेसिकली अभी तक जैसे मैं रोशाक करती थी तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली बोल देते थे कि आप लोग जो ये प्लेट्स होती हैं अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। बट देन समवन टोल्ड मी दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल द पेशेंट कि आप रोटेट कर सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग बताते हैं या नहीं बताते हैं, और अगर नहीं बताते हैं तो किस रीजन से नहीं बताते हैं? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज कि हम नहीं बताते हैं, नंबर 1। ठीक है, और कब तक नहीं बताते हैं? जब तक वो नहीं पूछता है। ये चीज हमें समझनी होगी। अगर वो हमसे पूछता है कि क्या मैं इसको घुमाकर देख सकता हूं, पलट कर देख सकता हूं, तो आप बोलेंगे कि यस यू कैन। नहीं, यू कैन भी नहीं बोल सकते हैं। द बेस्ट आंसर इज कि कोई भी लीडिंग चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बोलना है कि ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। इट इज अप टू यू, नंबर 1। ठीक है, तो हम अपने एंड से पहले ही नहीं बोल देंगे। इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है सिर्फ उतना हम बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम नहीं बोलेंगे, नंबर 1। अगर वो आपसे पूछता है कि क्या मैं एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज दे सकता हूं या मैं इसको घुमा सकता हूं, तब आप इसको यस बोलेंगे, और वो क्या कहते हैं, आप उसको बताएंगे कि यस यू कैन टर्न, यू कैन गिव मोर देन 1 रिस्पॉन्स, देन यू कैन से। अब नंबर 1, पहले क्यों नहीं बताते हैं, जो आपने पूछा था। अगर नहीं बताते हैं तो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। मैं आपको या आपका मीन्स आपके क्लाइंट को या अपने क्लाइंट को आप किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं देंगे, कोई भी हिंट नहीं देंगे कि आप इसको पलट के देखो। ये उसके ऊपर है। सपोज जो ज्यादा इंक्यूजिटिव होगा, है ना, वो क्या करेगा, वो अलग पलट के सब देखेगा। जो सीधा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला है, ये भी तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक पर्सन है जो सिर्फ आप जैसे सोल्जर की तरह सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, वो क्वेश्चन नहीं करता, तो वो पलट के नहीं देखेगा। वो आपने उसको ऐसे से दिया एक कार्ड, सीधा देखा, उसने रिस्पॉन्स दिया, रख दिया, फिर दिया आपने, सीधा देखा, रख दिया। एक पर्सन है जो चारों तरफ से घुमा के उसकी इंक्वायरी करता है, पूरी तरीके से समझता है, देन रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? उसकी पर्सनालिटी में है कि नहीं? आपने जैसे ही मतलब पहले ही बोल दिया अगर ऐसा, तो क्या होगा, वो पर्सन देखने लगेगा घुमा के। अब मुझे नहीं पता कि उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि आपके कहने पे देख रहा है, तो आपने हिंट दे दिया। तो दैट इज व्हाई वी डोंट टेल पीपल टू टर्न दिस कार्ड और डोंट टर्न दिस कार्ड until unless they ask. All right, sir. Thank you. ठीक, आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? Yes, sir. Thank you so much. ठीक है। नाउ गणेश जी, आपका हैंड भी रेज्ड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, बताएं। सर मैंने अभी तक ROR का भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया इसका, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में इसके जो अलग अलग मैनुअल बताए, तो सर इसमें से मतलब ज्यादातर यूज कौन सा मैनुअल होता है? मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं वही होता है? इसके बारे में नहीं पता है मुझे। इसमें ऐसा देखिए, इसमें आपको ये समझना होगा कि अभी जैसे बहुत ज्यादा कई बार कुछ लोग यूज करते हैं बैक, जो कॉमनली यूज्ड है। कुछ लोग यूज करते हैं क्लॉफर, कुछ लोग यूज करते हैं एक्सनर सिस्टम, है ना। तो हाँ सर। तो लेकिन अल्टीमेट जो लास्ट का रिजल्ट होता है वो वही एक ही तरीके का होता है। बहुत सारी सिमिलरिटीज भी होती हैं,
जैसे जो स्कोरिंग और इन सारी चीजों की, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बस। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कोई सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई सिस्टम बहुत खराब है ना। इसमें सिर्फ इतना है कि जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसको दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है। कई बार जो बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी चीजें अवेलेबल होती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिख दी है जिसमें 4-5 मेथड्स का उठा के मिक्स कर दिया है। वो नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर एक इंटरप्रिटेशन करने के तरीके के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक खुश होते हैं, थ्योरेटिकल वो होते हैं। तो वो आप जो भी आप मेथड यूज करते हैं, वो कोई एक मेथड आप यूज करेंगे, सारे मेथड्स आपको एक साथ मिक्स करके यूज नहीं करने हैं। ये आपका क्या कहते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ ओके पे सर। जो हम करने वाले हैं वो क्लॉफर मेथड करने वाले हैं। और अगर YouTube पे भी किसी का क्वेश्चन है वो चैट पे डाल सकते हैं, तो आई विल रिस्पॉन्ड। सो ये, और कोई क्वेश्चन है पुनीत जी, अनीशा या गणेश जी, कोई और क्वेश्चन है अगर आपका तो वो भी बताएं। सर हम क्लॉफो मेथड करने वाले हैं, एक्सनर या बेक करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं अभी क्लॉफर पे करेंगे। ऑल राइट। तो सर इसके लिए जो मैनुअल है ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी हमारे लिए? बैक के लिए ऑनलाइन आई थिंक अवेलेबल नहीं होगा, है ना, हाँ जी बट सर। आई विल सी कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। बिकॉज मैं सर्च कर रही थी सर, आई ऑलवेज फॉलोड एक्सनर। अभी बेक एंड क्लॉफर मुझे कहीं नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, मैं बताऊंगा, मिल जाएगा, ऑल है ना। और एक्सनर का भी मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे, इसमें कोई अच्छा। है ना। तो वो उसको हम करेंगे। एक्सनर जो है बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है कई बार, है ना, दो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो अब होता क्या है, एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, फिर इसको एंड करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं इंक्लूडिंग रोसाक, ये आपको पर्सन की इंडिविजुअलिटी के बारे में ज्यादा बताते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। क्योंकि अगर आप 16 पीएफ एमएमपी है ये सब कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें सर्टेन क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दे रहे हैं, उन्हीं कैटेगरीज में आदमी इंसान को आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। आप उन्हीं में उनको डिवाइड कर सकते हो और आगे नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअलिटी मिलती है। कैसे मिलती है वो मैं बताऊंगा आपको। तो अब क्या होता है, अब एक्सनर में क्या चीजें हैं, एक्सनर में बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वो कर दिया। तो अगेन जितना ज्यादा आप सिस्टमैटिक होते जाएंगे उतना ज्यादा आप इंडिविजुअलिटी को खोते जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कम होते जाते हैं। तो कोई भी सिस्टम, हर एक सिस्टम के अपने प्लस एंड माइनस हैं। जो भी सिस्टम आपको आता है, और बेसिक सबके वही है कि स्कोरिंग अगर आप देखोगे, अगर आपने एक्सनर यूज किया है तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। मेरा मेन लॉजिक ये है, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप, क्योंकि क्या होता है कि हम मैनुअल उठाते हैं, स्कोरिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम नहीं समझते हैं। तो मेरा जो इस सेशन में मेन जो फोकस रहेगा, वो फोकस इस बात पे रहेगा कि आप इसके पीछे का लॉजिक भी समझें कि क्यों हो रहा है क्या। तो क्या होगा कि इन फ्यूचर आप चाहे क्लॉफर यूज करें, एक्सनर यूज करें, लर्नर यूज करें, कोई भी मेथड यूज करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा, लॉजिक बनेगा और प्रॉपर तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग कर पाएंगे। तो पर्पस इज दैट, ठीक है।